आज हम लोग पार्ट 2 लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले। होप सो आप सब लोग ने पार्ट 1 बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। एंड लास्ट पार्ट जो मैंने आपको बोला था कि एक बार रिवाइज करके आओ, एक बार समझ के आओ, तो आपने समझा रहेगा अच्छे से। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बात किया था लास्ट में। सो ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? If net external force on the body or system is zero, then momentum on body and system will be constant या conserved। अभी ये चीज़ तो हम लोग को भी पता है, जब F इज इक्वल टू ज़ीरो है तो F का मतलब क्या, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंटम बाय dt, करेक्ट। ये इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब इनका डिफ्रेंशिएशन जब किया मोमेंटम का वो ज़ीरो आया, मतलब इधर मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। कांस्टेंट रहेगा मतलब जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा और फाइनल मोमेंटम रहेगा दोनों सेम रहेगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, मोमेंटम इज कंजर्व फॉर द होल सिस्टम। पर एक कंडीशन है, कब? जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। तो ये चीज़ याद रखना अच्छे से। सो इस पे हम लोग अभी बहुत सारा केसेस आता है, लाइक डायरेक्टली हम लोग को मोमेंटम का बहुत कम क्वेश्चन आता है। लाइक क्वेश्चन आया तो क्या आएगा कि एक बॉल, इसका मास इतना वेलोसिटी था, देन उसका कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ रहेगा। या फिर बोल देंगे मोमेंटम कंजर्व्ड है, सो उसका फिर उसके स्पीड में हम लोग ने इतना इंक्रीज किया, वैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो उस क्वेश्चन टाइप्स में ना ये दो टाइप इज वेरी कॉमन, बॉम्ब एक्सप्लोजन एंड हमारा दिस गन बुलेट सिस्टम वाला क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेटिवली आए हुए हैं नीट के पेपर में। नीट एंड जेई ऑफ कोर्स दोनों के लिए कवर करते हैं, बिकॉज पोर्शन सेम है तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोनों पेपर्स में। सो बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक टाइप का क्वेश्चन है ना, जब बॉम्ब 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो वाला क्वेश्चन नीट में 3 से 4 बार आ चुका है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली। सो फर्स्ट हम लोग बॉम्ब एक्सप्लोजन जब 2 पार्ट में एक्सप्लोड होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन 3 पार्ट्स वाला। सो एक हमारा पास मास m का बॉम्ब है जो रेस्ट में है, ऑफ कोर्स रेस्ट में है। जब एक्सप्लोड होगा तो वो मास है वो डिवाइड हो गया 2 में, m1 एंड m2, जो कि इक्वल होगा m/2, मतलब जो रियल बॉम्ब है उसके हाफ मास हो गया। एंड एक जब एक चीज़ फूटता है अचानक से तो एक ऐसे जाएगा एंड एक ऐसे जाता है, ये बहुत बेसिक है, ये हम लोग को पता है, करेक्ट। तो एक ऐसे गया v1 वेलोसिटी से एंड एक दिस डायरेक्शन में गया v2 वेलोसिटी से, करेक्ट। देन हम लोग अभी ये पूरा सिनेरियो से ना मोमेंटम कंजर्व करते हैं, करेक्ट। जब इनिशियल था, इनिशियल इसका मास क्या था m, करेक्ट, एंड वो रेस्ट में था तो m इंटू 0 कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम इतना हो गया। एंड जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो हम लोग को 2 पार्ट्स मिला एंड उनका कुछ वेलोसिटी था, वो फाइनल मोमेंटम हो गया, करेक्ट। तो अभी फाइनल मोमेंटम में हम लोग दोनों बॉम्ब जो अलग अलग एक्सप्लोड हुए थे दोनों पार्ट्स का लिखेंगे, लाइक m1 v1 प्लस m2 v2। तो यही हो गया हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम था हमारा उस बॉम्ब को लेके एंड देन उस बॉम्ब को एक्सप्लोड होने के बाद 2 पार्ट्स हुआ, उनको जो वेलोसिटी मिला वो हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम। तो दोनों इक्वल कर लिया हम लोग ने, तो हम लोग का ये तो पूरा 0 हो गया, करेक्ट। तो हम लोग को मिल गया m1 एंड m2 का वैल्यू क्या था, m/2। तो m/2 v1 इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज हम लोग ने ये प्लस से चेंज किया, इक्वल के उधर लिया इसलिए माइनस हो गया m2/v2। तो जो वेलोसिटी होगा ना दोनों का, दोनों मास का, इस चीज़ से हम लोग को क्या कंक्लूड मिल रहा है कि जब दोनों का मास इज इक्वल, देखो m/2 है दोनों का मास, करेक्ट, तो उनका जो वेलोसिटी होगा ना वो भी इक्वल होगा बट डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट द डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ सकता है। सो आपको ये कंसेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का मास डिफरेंट है तो दोनों का वेलोसिटी सेम आएगा, नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखो। जब मास दोनों पार्ट्स जो एक्सप्लोड हुए उनका सेम है तब भी उनका वेलोसिटी सेम आएगा, जस्ट उनका डायरेक्शन डिफरेंट आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वेलोसिटी नहीं बोल सकते, स्पीड सेम आएगा एंड डायरेक्शन उनका डिफरेंट आएगा, करेक्ट।
सो अभी हम लोग बात करते हैं जो मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन है नीट पेपर्स में, लाइक 3 से 4 बार आ चुका है PYQ में ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड हम लोग सब टाइप करने ये सेम क्वेश्चन 4 बार हम लोग भी करेंगे, जितना PYQs है वो उतना करने वाले। सो जब एक हमारा m मास का ऑब्जेक्ट बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, रेस्ट में था ऑफकोर्स, एक्सप्लोड हुआ 3 पार्ट्स में, करेक्ट। तो हमेशा ये चीज़ देखने को मिलता है जब ये 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हुआ तो दोनों ऐसे गया, जब 3 पार्ट में एक्सप्लोड होगा तो एक ऊपर जाएगा, एक दिस डायरेक्शन और एक z एक्सिस में। तो हम लोग यही चीज़ बोल सकते हैं, एक y एक्सिस में जा रहा है m1 मास से v1 वेलोसिटी से, एंड दूसरा m2 मास का ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है x एक्सिस के तरफ, एंड थर्ड मास है m3 मास, वो z एक्सिस के तरफ v3 वेलोसिटी से जा रहा है, बोल सकते हैं ये चीज़। वही चीज़ हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक का मोमेंटम ये डायरेक्शन में दिखेगा, एक का मोमेंटम ये एंड एक का ये, तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, फाइनल मोमेंटम इतना होगा हमारा, करेक्ट। अभी हम लोग को मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा जो ये P3 है वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन आता है हमें मोस्टली। तो ये डायरेक्टली हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स या बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थियरम से इजीली ढूंढ सकते हैं। आप बोलोगे इसमें कैसे पाइथागोरस थियरम आ गया, तो वो जो P3 है ना, ये देखो ये राइट एंगल है। अभी विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स हम लोग इसको ऐसा नेगेटिव में ले ले तो हम लोग को ये राइट एंगल वाला सिस्टम मिल जाएगा, करेक्ट। एंड देन हम लोग इजीली पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स से सॉल्व करते, देख सकते हो इधर हम लोग ने मैग्नीट्यूड का ही साइन दिया है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि हम लोग डायरेक्टली P3 को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, एंड इसमें कोई भी चीज़ कोई भी एब्सेंट रहेगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग ढूंढ ही सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, एंड इसमें मोस्टली यही टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा आया तो डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन पे आ जाएगा, दैट इज कि इधर तो m इंटू यू है, 0 है। नेक्स्ट आ जाएगा इज m1 v1, ये इनिशियल एंड इज इक्वल टू फाइनल m2 v2 प्लस m2 v3 m3 v3 सॉरी, ये तो 0 है तो डायरेक्टली हम लोग को मिल गया इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू 0, एंड जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो हम लोग ढूंढ ही सकते, करेक्ट। तो ये भी एक हमें फॉर्मूला इससे मिल जाता है। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, ये दोनों पार्ट अच्छे से समझाओ, जब 2 पार्ट में एक्सप्लोड होगा एंड जब 3 पार्ट में एक्सप्लोड होगा तो किस हिसाब से चीज़ें चलेंगी, एंड ये मेनली तो ये P3 हम लोग को ढूंढने को बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि इधर ऐसा क्वेश्चन आया तो P3 हमें कैसे ढूंढना है, एंड इन तीनों का मास सेम नहीं रहेगा, बट इनका जो हमेशा क्वेश्चन में ना डायरेक्शंस ऐसे ही रहेगा, एक x में, एक y में, एक x में, एक z में, ओके। एंड हम लोग को ये जो निकाल रहे हैं वो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आते हैं गन बुलेट सिस्टम वाले क्वेश्चन पे। ये बहुत कॉमनली मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट नीट में एक या दो बार ही आ चुका है, बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास एक गन है जिसका मास इज m, कैपिटल M, एंड जो गन में से जो बुलेट रिलीज होगा उसका मास इज स्मॉल m। तो जब हम लोग ने गन को स्टार्ट किया तो एक बुलेट रिलीज होगा जिसका वेलोसिटी हम लोग ने दे दिया वेलोसिटी vb, करेक्ट। एंड हम लोग ने ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मतलब लास्ट पार्ट में ये चीज़ सीखा है, जब गन से बुलेट रिलीज होगा तो हमारा हाथ भी थोड़ा सा पीछे आएगा। ये जो पीछे आएगा ना इसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये कितना होगा अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल रहे हैं vg जितना, vg मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो अभी इधर भी हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जो भी है वो जो सिस्टम है उसमें से रिलीज हुआ एंड वो एक स्पीड से एक वेलोसिटी से आगे गया, बस उसमें कुछ एक्सटर्नल बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। वो बॉम्ब वाले केस में भी हम लोग बॉम्ब को नहीं फोड़ रहे, बॉम्ब खुद के एनर्जी के वजह से फूट रहा है, इसके वजह से उसमें कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, इसके वजह से उसका मोमेंटम इज कंजर्व। ये चीज़ ध्यान रखना, जब फोर्स 0 है तभी ही मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ना कि ऊपर वाले केसेस में कुछ एक्सटर्नल फोर्स था, करेक्ट, ये चीज़ बराबर है। सो अभी हम लोग इधर मोमेंटम कंजर्व कर सकते, तो कैसे करेंगे, हमारा P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल या P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल ले लो। तो P इनिशियल गन तो इधर ही था, रेस्ट पे था, कुछ उस पर वेलोसिटी नहीं हुआ था। सो हमारा बुलेट तो गन के अंदर था तो वो भी रेस्ट में था। सो हमारा इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। देन फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, हमारा जो मास m है गन का उसका रिकॉइल वेलोसिटी कुछ हुआ, इसके वजह से m इंटू वेलोसिटी ऑफ गन
प्लस छोटा बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0 बिकॉज फाइनल मोमेंटम हमारा इतना ही है, ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, ये हमारा इनिशियल है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ गन ढूंढ लिया जो कि हमारा रिकॉइल वेलोसिटी। इसमें से हम लोग कोई भी टर्म ढूंढ सकते, क्वेश्चन में हम लोग को कोई भी टर्म पूछ सकते, बस हम लोग को मेन है कि ये चीज़ लिखना आना चाहिए, देन हम लोग इजीली कर सकते हैं। हमेशा क्या करना है, जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा वहाँ पे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल करना है। क्वेश्चन में देखना है जो वो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली कहाँ था एंड फाइनली उसके साथ क्या हुआ, उसका वेलोसिटी कितना हुआ, उसका मास कितना हुआ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अभी इधर हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं क्या, ये हमारा हो गया मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये हो गया मोमेंटम ऑफ गन, करेक्ट। तो जब हम लोग ने ये प्लस है इज इक्वल टू 0, इधर से माइनस इधर किया तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ गन इज माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो इसमें क्या चेंज आ रहा है, मेनली क्या चेंज आ रहा है, इसकी जो मोमेंट देखो, गन जब हम लोग ने ऐसा मारा तो बुलेट ऐसे गया, गन का जो रिकॉइल वेलोसिटी था वो पीछे था, तो बस ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, उनका मोमेंटम दोनों का सेम होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही उन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, उन दोनों का मोमेंटम सेम होगा। वेलोसिटी इधर सेम नहीं हो सकता बिकॉज बुलेट का वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा देन गन का गन रिकॉइल वेलोसिटी, बट इधर गन का मास ज़्यादा रहेगा देन बुलेट का मास। सो इन दोनों का चीज़ें जो एम वी दोनों इक्वल हो जाएगा, इसके वजह से मोमेंटम जो है वो दोनों का इक्वल होगा एंड इसके वजह से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये माइनस आ रहा है, वरना दूसरा मैग्नीट्यूड दोनों के मोमेंटम का इक्वल रहेगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो हमने ये चीज़ सीखा है ना, के इज इक्वल टू हाफ mv², करेक्ट, सीखा है। अभी हम लोग है ना ऊपर एंड नीचे दोनों जगह m से मल्टीप्लाई कर देते इंटू m बाय m, करेक्ट। तो इधर क्या हो जाएगा, हाफ m² v² बाय m। ये mv क्या है, मोमेंटम है, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू p² बाय 2m लिख सकते। अभी हमारे पास क्या है, दोनों का मोमेंटम सेम है, करेक्ट। ये चीज़ हम लोग ने इससे भी प्रूव किया, दोनों का मोमेंटम कंजर्व्ड है, सेम है दोनों का मोमेंटम, जस्ट जो डिफरेंस है वो डायरेक्शन का है, करेक्ट। तो हम लोग ने ये मोमेंटम सेम मान लिया एंड लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि मोमेंटम सेम है, 2 कांस्टेंट है, तो बचा क्या, सिर्फ मास, करेक्ट। अभी जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा मतलब उसका स्पीड कम रहेगा, बोल सकते हैं ये चीज़, बोल सकते हैं ऑफकोर्स। सो मास किसका कम है, बुलेट का, बुलेट का मास इज मास ऑफ बुलेट इज लेस देन मास ऑफ गन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। तो ये भी बोल सकते हैं स्पीड ऑफ बुलेट इज मोर देन स्पीड ऑफ गन, बोल सकते हैं ये चीज़। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि हम लोग ये प्रूव करने के कोशिश में ये चीज़ समझा कि दोनों का स्पीड सेम नहीं रहेगा, दोनों का मास सेम नहीं रहेगा, बट उन दोनों का मल्टीप्लाई करके वो दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड उसके वजह से मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल, या सॉरी मोमेंटम गन एंड बुलेट का सेम रहेगा, जस्ट डायरेक्शन चेंज होगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो आई होप ये ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत क्लियर है, डायरेक्टली आपको मोमेंटम कंजर्व करके आया देन आप बहुत इजीली कर सकते हो, बट इसमें है ना अपने को थियोरी क्वेश्चंस भी दिखते हैं कभी कभी, सो इसके लिए पूरा समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दिस इज़ वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्या है, जब हम लोग गन से बुलेट्स वो करेंगे, फायर करेंगे, तो इधर हम लोग को क्वेश्चन आता है जब इतने टाइम में पर सेकेंड में नंबर ऑफ बुलेट्स फायर हो जाएंगे तो क्या, वैसे टाइप का एक क्वेश्चन आता है। सो अभी हम लोग ये समझेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड इज इक्वल टू n, dn बाई dt लिख सकते हैं उसको। नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, देखो ये लिखा है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू dn बाई dt लिख सकते हैं ये चीज़, करेक्ट। ये n क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ बुलेट्स एंड t क्या हो गया पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमको ये पता है कि हमारा फोर्स जो है, अभी जो ये गन है इसका जो फोर्स है, अभी हर एक बुलेट रिलीज होने के बाद उसका फोर्स कम, उसका मास कम होता जाएगा, गन का मास कम होता जाएगा, करेक्ट, क्योंकि हर एक बुलेट रिलीज हो रहा है, भले वो बुलेट बहुत कम मास का होगा पर फिर भी उसका मास हर सेकेंड पे कम होता जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग फोर्स के लिए ये वाला जिसमें v कांस्टेंट है,
बट मास चेंज होता जा रहा है, वो लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, करेक्ट। अभी इसका मास कौन से बेसिस पे कम होता जा रहा है, जितना नंबर ऑफ बुलेट्स रिलीज होता जा रहा है, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग ने लिख लिया dnm/dt, मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स इनटू मास, कि इतने बुलेट्स में इतना मास होगा तो इतना कम होता जा रहा है, इसके वजह से फोर्स चेंज होता जा रहा है, करेक्ट। अभी हम लोग को पता है dn/dt हमारा क्या है, ये ऐसे लिख लिया vm dn/dt। तो dn/dt हमारा इस n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, तो हम लोग को एक फॉर्मूला मिल जाता है फोर्स का जो है vmn। एंड अगर इलास्टिक कोलिजन, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ये समझो कि बुलेट जो जितना नंबर ऑफ बुलेट एक गन जितना नंबर ऑफ बुलेट्स रिलीज करता है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, उस गन का फोर्स कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स का बात नहीं हो रहा, गन का फोर्स कितना होगा, वो इक्वल टू है vm/n। आई होप ये सब समझा हुई, हम लोग क्वेश्चन से और क्लियरली समझेंगे। अभी कंफ्यूज हो रहा है तो देन आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको सब क्लियर होता जाएगा। सो डायरेक्ट कंक्लूजन पे मत आओ कि नहीं समझ रहा है, क्वेश्चंस करोगे आपको खुद ब खुद समझता जाएगा सब। अभी एक इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जब हम लोग कुछ बॉल वगैरह फेंका एंड वो उतने ही वेलोसिटी से पीछे आया ना, सेम वेलोसिटी से, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, स्पीड बोल सकते हैं, सेम स्पीड से पीछे आया तो वो इलास्टिक कोलिजन हो जाता है। तो बुलेट का भी यही सीन है कि जब हम लोग ने बुलेट रिलीज किया वही वेलोसिटी से वो पीछे आया तो वो इलास्टिक कोलिजन होगी। सो जब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब एक स्पीड से कुछ गया वही स्पीड से वो रिटर्न आएगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते कि जब फर्स्ट टाइम गया तभी उसको फोर्स लगा इस vmn जितना, करेक्ट। तो वो फिर से रिटर्न आएगा तो उसमें फोर्स कितना हो जाएगा 2vn जितना, करेक्ट। तो इंटू 2 कर देते फॉर इलास्टिक कोलिजन। ये हम लोग डिटेल में कोलिजन के ऊपर डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। सो तब तक के लिए इतना जान लो, इलास्टिक कोलिजन इज क्या कि जितने स्पीड से हम लोग ने भेजा उतने ही स्पीड से वो रिटर्न आएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, ओके। वो परफेक्टली मतलब रिबाउंड हो जाएगा प्रॉपरली, ऐसे भी बोल सकते। सो अभी हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आता है, एंड देन विल सॉल्व बहुत सारा क्वेश्चंस एंड देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो रॉकेट प्रपल्शन, जब हम लोग एक रॉकेट को जब वो टेक ऑफ करता है, ऑफकोर्स टेक ऑफ करता है तो बहुत सारा नीचे से आग निकलता है, ऐसा मूवीज में हम लोग ने देखा है, करेक्ट। उस रॉकेट का कुछ तो मास रहेगा जब वो जमीन पे रहेगा, तो उसका मास इज इक्वल टू m, करेक्ट। उस m मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा विच विल बी इक्वल टू m इंटू जी, करेक्ट। तो वो जब कुछ फोर्स से ऊपर जा रहा है उसको हम लोग बोल देंगे फोर्स F थ्रस्ट, ऐसा नाम दे देते F थ्रस्ट। एंड हम लोग को ये चीज़ पता है जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता है तो उसका मास कम होता जाता है, उसका जो अपना रॉकेट रहता है उसके पार्ट्स भी ऐसे निकलते जाते हैं। ये चीज़ हम लोग ने सीखा है, ये मूवीज़ में भी देखा है, करेक्ट। तो वो पार्ट्स निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मास हर टाइम सेकेंड पे चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे dm/dt से, करेक्ट। तो ऐसे टाइप के लिए जिसका वेलोसिटी तो हाँ कुछ है कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स कुछ वेलोसिटी से वो जा रहा है, करेक्ट, बट उसका मास इज नॉट कांस्टेंट, मास हर सेकेंड पे चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सीखा, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ से सीखा है कि उसके लिए हम लोग फोर्स कैसे लिखते हैं, F इधर थ्रस्ट है, ये फोर्स को नाम हम लोग ने दिया F थ्रस्ट इज इक्वल टू v dm/dt। ये चीज़ हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ से सीखा है, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग को चाहिए F नेट, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स थ्रस्ट F थ्रस्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ रॉकेट का वेलोसिटी एंड उसका मास हर सेकेंड पे कम हो रहा है, उसके वजह से जो फोर्स लग रहा है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg लग रहा है तो उसके वजह से कुछ F नेट आ जाएगा हमारे पास। तो F नेट किसके इक्वल होगा, F थ्रस्ट माइनस Fg जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg मतलब। सो अभी F नेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, करेक्ट, लिख सकते हैं। तो F थ्रस्ट इज इक्वल टू F थ्रस्ट कितना हो गया v dm/dt माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स mg, करेक्ट। बिकॉज कुछ एक्सीलरेशन से देखो कुछ फोर्स ऊपर लग रहा है कुछ फोर्स नीचे लग रहा है, उन दोनों के फोर्स के वजह से हमारे पास आ गया कुछ F नेट जो टोटल में फोर्स लग रहा है जिसके वजह से रॉकेट मूव हो रहा है
एंड उस फोर्स उस मूव करने के लिए एक्सिलरेशन चाहिए, इसलिए m इंटू ए हो गया ये इज इक्वल टू एफ थ्रस्ट माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारा हो गया एफ नेट। तो हमारा एफ नेट मिल गया, हम लोग ने उसको m इंटू ए लिख लिया, ए आई लिखा है, मतलब इनिशियल एक्सिलरेशन उतना था। सो अभी हम लोग को अगर एक्सिलरेशन का वैल्यू चाहिए देन हम लोग m को इधर डिवाइड में ला सकते। अभी हम लोग को चाहिए कुछ टाइम के बाद, अभी हम लोग को ये चीज़ पता है हर टाइम पे मास कम होता जाएगा, करेक्ट। तो कुछ टाइम के बाद एक्चुअल मास क्या रहेगा वो ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो m ऐसा करके जो दिखा है वो आफ्टर टाइम t वाला मास है, m माइनस हर सेकेंड पे जो मास कम होता जा रहा है dm/dt इन इक्वल टू कितना टाइम में हम लोग को मास चाहिए वो लिखना है। तो हम लोग को मिल जाएगा कि उस टाइम पे कितना मास एक्चुअल में है। इधर हम लोग डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है। ओके, ये फॉर्मूला डायमेंशनली भी चेक करो, ये करेक्ट है बहुत ज़्यादा। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये dm/dt क्या है, जो मास कम होता जा रहा है, इंटू हम लोग ने डेल्टा टी क्यू किया, इतने टाइम में हम लोग को चाहिए ना, एट टी टाइम चाहिए, तो उसका टाइम कितना होगा, सो दैट हम लोग को उतने टाइम में कितना मास कम हुआ वो समझेगा, वो हम लोग एक्चुअल मास से माइनस कर देंगे तो हम लोग को उस टाइम का मास मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग एक्सिलरेशन भी ढूंढ सकते उस मोमेंट का, करेक्ट। कैसे? जैसे ये वाला एक्सिलरेशन ढूंढना है ना, वही इधर किया है, बस इधर हम लोग ने मास जो है वो चेंज कर लिया, जो एट टी टाइम पे जो मास था वो ले लिया, सो दैट हम लोग को उस टाइम का एक्सिलरेशन भी मिल जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। ये फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, इधर के फॉर्मूलाज। अगर आपको प्रॉपरली ये कंसेप्ट समझा एंड देन आप खुद ब खुद फॉर्मूलाज उस टाइम पे आप कर सकते हो, बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है देन आप उस टाइम पे खुद ब खुद बना सकते हो फॉर्मूला, मतलब बेसिक ये चीज़ पता है, ये पता है एंड एट टाइम टी पता है। बट आई होप कि मतलब आई सजेस्ट कि फॉर्मूलाज एक बार याद रख लो। अगर एट दैट मोमेंट आपको क्लियरली ना समझे, कंसेप्ट याद ना है, बट फॉर्मूला याद है, देन आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना जो हम लोग ने इतना सारा थियोरी वगैरह, थियोरी नहीं बोल सकते बट कंसेप्ट वगैरह पढ़ा, तो उसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है वो देखते। सो हमारा ये फर्स्ट PYQ ही है। ये क्या है? अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली रेस्ट पे है, तो v इज इक्वल टू c। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स हैविंग मासेस इन द रेशियो 2:2:1। मतलब 3 उसमें एक्सप्लोड हुआ है, उनका मास क्या है 2:2:1 जितना। मतलब जो 3 में एक्सप्लोड हुआ उसमें एक का मास इज 2m, दूसरे का मास इज 2m एंड एक का मास इज m, करेक्ट। ये चीज़ हम लोग बोल सकते। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? ये 2m प्लस 2m प्लस m इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो जाएगा? इक्वल टू टोटल मास इज दिस m, तो 5m इज इक्वल टू टोटल मास, करेक्ट। तो इस m का वैल्यू चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग ने ये देखो 2m एंड m लिखा है, करेक्ट। रेशियोज में डिवाइड, समझो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझो कि ये एक जो बॉम्ब था वो इन रेशियोज में डिवाइड हुआ है, तो हम लोग ने वो m ले लिया, 2m रेशियो एंड m लिया, करेक्ट। ये आई होप दिस इज क्लियर। सो ये 2m प्लस m हम लोग ने किया, तो हम लोग को पूरे बॉम्ब का मास मिला जो इक्वल टू m है, कैपिटल M। तो इसका मास इज 5m इज इक्वल टू टोटल मास बोल सकते। तो इससे हम लोग को m का वैल्यू मिल जाएगा जो है इक्वल टू m/5, करेक्ट। तो अभी हम लोग को हर बॉम्ब का वैल्यू मिला, हर बॉम्ब के मास का वैल्यू मिला, करेक्ट। ये हम लोग को जो मिला है ना वो रेशो है, हम लोग को हर बॉम्ब का मास नहीं पता, ये रेशो है। रेशो में तो दूसरा सब चीज़ें जो सेम रहेगा वो कैंसल आउट हो जाता है, करेक्ट। जो रेशो में हम लोग को ये पता चला कि ये इसका रेशो है, बट ये एग्जैक्ट मास नहीं है, 2m उसका एग्जैक्ट मास नहीं है, करेक्ट। ये चीज़ आई होप समझ रहा है सबको। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। क्या कर देते हैं लोग 2m एंड m ऐसा मास ले लेते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करते, एंड वो सॉल्व करके ऑप्शन भी है क्वेश्चन आंसर्स में, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। हम लोग रेशोज में ना जो दूसरा सब चीज़ें रहता है ना वो कट डाउन हो जाता है, इसका वजह से हम लोग को एक्चुअल जितना मास है वो नहीं समझता। बट एक्चुअल मास ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, जितना टोटल मास है इक्वल टू जितना हम लोग के पास मास में एक्सप्लोड हुआ इक्वल टू टोटल मास कर देंगे, करेक्ट। तो वो हर मास में, हर पार्ट में कितना मास आया वो आ जाएगा हमारे पास m का वैल्यू जो है इक्वल टू m/5। सो अभी हम लोग हर
फ्रैगमेंट का एक्चुअल मास बता सकते हैं। कैसे? जैसे अगर समझो इसको m1 नाम दे दो, इसको m2 दे दो एंड इसको m3 दे दो, तो हमारे पास m1 का मास इज इक्वल टू 2 इंटू m/5, m2 का मास इज हमारे पास 2 इंटू m/5 एंड m3 का मास इज हमारे पास m/5। अभी आप रेशियोज निकालोगे तो हम लोग को फिर से 2:2:1 ही आएगा, बट रेशियोज से हम लोग को एक्चुअल मास नहीं समझता। एक्चुअल मास हम लोग को ऐसे करके देखेंगे तभी समझेगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत जन को डाउट रहता है हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट ये रेशियोज है, रेशियोज से हम लोग को एक्चुअल मास निकालना पड़ेगा। आई होप दिस इज रियली क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है और यही सब लोग मिस्टेक करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अभी क्या है, ये हमारे पास सबका मास आ गया, करेक्ट। अभी क्या बोला है, द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ स्पीड v। जो ये दोनों मास इक्वल है m1 एंड m2, दोनों स्पीड v से परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में गए। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट? तो ये चीज़ तो हम लोग ने सीखा ऊपर, तो इसका कितना होगा डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? ये वाला, करेक्ट। अभी इस चीज़ में हम लोग वैल्यूज डाल देंगे। क्या आ जाएगा हमारा? P3 का वैल्यूज क्या है? P3 का वैल्यूज इज m/5 इंटू V3 जो ढूंढना है। इधर आ जाएगा रूट में हमारे पास 2m/5 इंटू v का स्क्वायर प्लस 2m/5 इंटू v का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये चीज़ हम लोग, रुको एक पेज ले लेते हैं। ये इसको इधर से रूट निकाल दिया, स्क्वायर कर दिया पूरा होल इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? m/5 v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m/5 v इसका स्क्वायर प्लस 2m v/5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? m²/5 का स्क्वायर इज 25, v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4m²v²/25 प्लस 4m²v²/25। तो सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? m²/25 v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 8m²v²/25। इधर से हम लोग m² कट कर सकते हैं, 25 कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 8v²। तो रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट a v। तो रूट a को 4 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2√2v, करेक्ट। तो हम लोग को थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी मिल गया जो है इक्वल टू 2√2v। इधर रूट नहीं है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत जन को देखा है वो डायरेक्टली 2m मास ले लेते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग कर देते, बट प्लीज बी केयरफुल। ये सेम क्वेश्चन है जो हम लोग ने ऊपर किया, इसमें भी यही चीज पूछा हुआ है। सो देखते, अ बॉम्ब ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट explodes and breaks into 3 fragments of mass in ratio 1:1:3. The two pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with 15 meter per second each. The speed of the third fragment is. तो इस बार हम लोग थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करेंगे। ओके, हमारे पास टोटल मास रेशियोज कितना है? 1m प्लस 1m प्लस 3m इज इक्वल टू टोटल मास, तो कितना हो गया? 5m इज इक्वल टू मास। तो हमारा छोटा मास इज इक्वल टू m/5। तो हम लोग को हर पार्टिकल का मास मिल गया। 2 पार्टिकल है जिनका मास m/5 है एंड उनका वेलोसिटी भी देके रखा है 15, एंड हम लोग को पूछा है थर्ड, उसका मास हमको पता है, बस वेलोसिटी ढूंढना है। तो डायरेक्टली हम लोग ने लास्ट उसमें किया, वैसे इसमें डायरेक्टली करेंगे थोड़ा। तो क्या आ जाएगा? m/5 इंटू 3, बिकॉज थर्ड पार्टिकल का ग्रेटर हैवियर पार्टिकल का पूछा है, करेक्ट। तो यही होगा थर्ड पार्टिकल जो एक्सप्लोड हुआ है जिसका वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो इसका v3 दे देंगे एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। इधर भी वही चीज़ हो जाएगा, 1m/5 1 ही है इसका, 1 इंटू m/5 इज 1m इज इक्वल टू 1 इंटू m/5 ही रहेगा, तो इंटू 15 कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस m/5 इंटू 15 इसका स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3m/5 v3 ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर, करेक्ट।
अभी 3m² हम लोग इधर से डायरेक्टली कट कर सकते क्या, 3m² कर सकते, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर इधर, v3 का स्क्वायर बाय 25, v3 का स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो v3 का स्क्वायर 2 × 25 कर देंगे, तो इसको रूट किया तो क्या आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास आ गया थर्ड हेवियर फ्रेगमेंट का वेलोसिटी, दैट इज 5/√2 मीटर पर सेकेंड स्पीड, सॉरी। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हम लोग ने इधर पूरा लेंदी फॉर्म में किया, इधर थोड़ा शॉर्ट में किया, और नेक्स्ट टाइम करेंगे ये क्वेश्चन तो और थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अच्छे से समझो, 2 बार देखो, नहीं समझा तो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट, a machine gun fires n bullets per second with speed u and mass of each bullet is m. If bullet hit a wall and rebounds with same speed, then force acting on the wall is rebounds with same speed मतलब इलास्टिक कोलिजन। तो क्या हो जाएगा, हम लोग ने ये पढ़ा है, ऊपर ही पढ़ा, डायरेक्टली हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या हो जाता है 2 × m × वेलोसिटी × n। n क्या है इधर, n बुलेट्स पर सेकेंड ही दिया हुआ है, अगर इधर दिया होता n इज बुलेट एंड कुछ t टाइम दिया होता एंड देन आ जाता कि n/t, बट ये n हम लोग को डायरेक्टली बुलेट्स पर सेकेंड के लिए ही दिया हुआ है। सो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. ये चीज़ हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, क्या था recoil velocity का डायरेक्टली फॉर्मूला, mass of bullet, velocity of bullet by mass of gun। ये याद है तो ठीक है, वरना डायरेक्टली हम लोग विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं ये चीज़। तो क्या आ जाएगा, इसका मास इज 50 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा -3, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 35, एंड मास टोटल ऑफ अ राइफल इज 4 kg। तो कितना हो जाएगा इधर 5 × 10⁻² × 35/4, करेक्ट। तो हम लोग डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 5 × 35/400, तो ये कट करके आ जाएगा कुछ 80, तो आ जाएगा 35/80, ये 5 7 सा, ये 5 16 सा, तो हमारे पास जो ये आ जाएगा वो इक्वल टू 7/16 आ जाएगा, जो कि इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 4.3 मीटर पर सेकेंड जितना हो जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन सिर्फ ये फॉर्मूला जानना है, या फिर आप डायरेक्टली इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर सकते हो। इनिशियल 0 है, फाइनल क्या है हमारा, मास ऑफ गन एंड मास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, फिर मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसको इक्वल से इधर माइनस कर दिया, इसको इधर शिफ्ट करके, देन विल गेट द सेम फॉर्मूला। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये सेम क्वेश्चन है, बस इधर अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखते क्या है। अ बुलेट ऑफ मास 40 gram is fired from a gun of mass 10 kg. If the velocity of the bullet is 400 meter per second, then the recoil velocity of the gun will be. Recoil velocity क्या होगा, सेम है, पहले हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज ढूंढ लेते, क्या बहुत इजी है। मास ऑफ बुलेट क्या है 40 ग्राम इंटू 10⁻³ ऑफ कोर्स, इंटू हमारा 400 डिवाइड बाय 10 kg, करेक्ट। तो ये 10 इधर कट हो गया, तो हमारे पास आ गया 1600 इंटू 10⁻³ तो इसको डायरेक्टली 1.6 मीटर पर सेकेंड लिख सकते तो हमें रिकॉइल वेलोसिटी मिल गया। तो ऑप्शंस पढ़ते, 1.6 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, ये 1.6 मीटर, इधर 1.8 ये दो ऑप्शंस तो कट हो गया, करेक्ट। तो 1.6 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग ने ऊपर ये चीज डिस्कस किया था कि जब हम गन से बुलेट ऐसा करते तो बुलेट आगे जाता है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, किया था ये चीज डिस्कस। एंड इधर हम लोग जब सॉल्व करते तो ये माइनस इधर आ जाता है, इधर माइनस आता है। एक्चुअल वेलोसिटी पूछा ना, डायरेक्शन का बात हुआ, देन हम लोग ये माइनस हम लोग लेते हैं इन देखने के लिए कि क्या डायरेक्शन है।
अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है देन हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते, बट इधर से हम लोग समझ सकते हैं कि इधर आएगा तभी इधर एक माइनस साइन आ जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। सो हम लोग बोल सकते हैं 1.6 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। बोल सकते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑपोजिट रहेगा बुलेट के डायरेक्शन से, सही बोल सकते हैं। सो बी इज द करेक्ट। ये ऊपर भी डिस्कस किया, ये इधर भी डिस्कस किया, तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मशीन गन fires a bullet of mass 65 gram with a velocity of 1300. The man holding it can exert a maximum force of 169 Newton on the gun. The number of bullets he can fire per second is direct formula. F is equal to NMV. करेक्ट। और हम लोग को यही पूछा है नंबर ऑफ बुलेट्स ही कैन फायर पर सेकेंड, मतलब हम लोग को एन ही ढूंढना है। हमारे पास फोर्स दे के रखा है 169 न्यूटन, एन ढूंढना है, मास 65 ग्राम है, कितना हो जाएगा? ग्राम मतलब 10⁻³ kgs, एंड हमारे पास वेलोसिटी भी दे के रखा है इज दिस। सो हम लोग n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 169 इंटू 10⁻³ बाई 65 एंड 1300। तो ये 3 से 1 ही रहेगा, ये 2 कट हो जाएगा, करेक्ट। 13 इंटू 13 इज 169, करेक्ट। तो n इज इक्वल टू 130 बाई 65 is equal to 2. So number of bullets he can fire per second will be 2. B is the correct option. I hope this is very easy question. हम लोग ने जो फॉर्मूला ऊपर पढ़ा उसके ऊपर ही डायरेक्टली क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं सॉल्व करने को। नेक्स्ट, अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. द गन इज 1 kg. गन इज ऑफ 1 kg मास. By what velocity the gun rebounds backward? Recoil velocity पूछा है डायरेक्टली, पता है कैसे करना है, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go at a right angle to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second. If the third part flies off with 4 meter per second speed, then its mass is, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं ना, p का 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का 1 का स्क्वायर प्लस p का 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इधर इसका मास का स्क्वायर, वेलोसिटी 4 है, इंटू 16 डायरेक्टली लिख सकते हैं। इधर m1 इंटू v1, m1 कितना है 1 kg, 1 का स्क्वायर इज 1, एंड v का स्क्वायर लाइक 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस m2 v2, करेक्ट। तो इधर m2 कितना है 2, 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 ऑफकोर्स, एंड 8 का इज 64, करेक्ट। तो आ जाएगा m स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल टू 144 प्लस 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 एंड 1 ऊपर 24, 25 256। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 256 कितना हो जाएगा 400 बाई 16। तो डायरेक्टली हम लोग m इज इक्वल टू लिख सकते हैं 20/4, तो हमारा m आ गया 5 kg। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे हम लोग ने ऊपर 2 टाइप का क्वेश्चन किया था, ये भी PYQ ही है। वैसे क्वेश्चन देखते, अ पर्सन होल्डिंग अ राइफल, मास ऑफ अ पर्सन एंड राइफल टुगेदर इज 100 kg and stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally in 2 seconds. Each bullet has a mass of 10 gram with a muzzle velocity of 800 meter per second. The final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person is. So, इसके लिए हम लोग वेलोसिटी ढूंढना है, इसके लिए हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल तो 0 होगा हमारा, P फाइनल क्या हो जाएगा n नंबर ऑफ शॉट्स इंटू मास ऑफ द अपना बुलेट्स इंटू उसका वेलोसिटी, करेक्ट, प्लस नेक्स्ट वाले का जो पर्सन है उसमें भी रिकॉइल वेलोसिटी जितना होगा वही हमें ढूंढना है, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा मास ऑफ द पर्सन माइनस n इंटू m इंटू वेलोसिटी। रुको इधर अच्छे से लिखते, क्या आ जाएगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, 0 इज इक्वल टू n इंटू m इंटू u, ये बुलेट का हो गया सब, प्लस
मास ऑफ अ पर्सन माइनस n इंटू m इंटू v, ये ढूंढना है हमें। अभी बहुत जन को ये डाउट आ जाएगा कि ये हम लोग ने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो मास है वो पूरे राइफल का है, करेक्ट। और हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि 10 शूट्स हो चुके हैं एंड देन हम लोग को वेलोसिटी ढूंढना है, तो उसका मास कम हो गया रहेगा 10 शूट्स इंटू 10 ग्राम, मतलब 10 बुलेट निकल चुका है, तो 10 इंटू 10 ग्राम जितना मास निकल गया है पूरे राइफल से, करेक्ट। तो वो मास को हम लोग को सब्ट्रैक्ट आउट करना पड़ेगा ना, तभी हम लोग को जाके फाइनल वो सिर्फ गन का मास मिलेगा, करेक्ट। सो क्या आ जाएगा हमारा, ये वैल्यूज डालते हैं तो n इज 10, ये दिस इज 10 ग्राम, करेक्ट। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 kg इंटू 800, करेक्ट। फिर आ जाएगा हमारा प्लस, ये हमारा मास इस कितना 100 kg माइनस 10 इंटू 0.01, तो आ जाएगा हमारा 0.1 kg, करेक्ट, इंटू ये v हमें ढूंढना है, तो आ जाएगा आंसर 0.1 kg इंटू 800 प्लस 10 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा 99.9 इंटू v। तो अभी हम लोग ये इधर ले लेंगे तो आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 99.9 v, तो v का वैल्यू आ जाएगा 80 बाय 99.9, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.8 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये दो कैंसल आउट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या देके रखा है, इस एवरेज फोर्स ढूंढना है। तो ये कैसे ढूंढेंगे, बहुत इजी है। एवरेज फोर्स का तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला NMV, n को हम लोग dN/dt लिखते हैं, क्योंकि इधर डायरेक्टली हम लोग को नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड ना देके हम लोग को देके रखा है नंबर एंड अलग से टाइम देके रखा है। तो हम लोग dN कितना है हमारे पास 10 शॉट्स एंड टाइम है ना, इधर क्वेश्चन में एक्चुअली 5 सेकेंड्स है, ऑप्शन उस हिसाब से ही है। सो ये हमारा PYQ है, आप चेक भी कर सकते हो कि ऑप्शंस हम रियल क्वेश्चन में इट इज़ 5 एंड ऑप्शंस भी 5 के हिसाब से दिया हुआ है, जस्ट इधर बाय मिस्टेक नंबर चेंज हो गया है। सो 5 इंटू मास कितना है 10 इंटू 10⁻³ तो -2 डायरेक्टली लिख लेंगे 800, करेक्ट, ये 2 हो जाएगा एंड इधर से 2 जीरोस चला जाएगा, 8 इंटू 2 इज 16 न्यूटन। सो 0.8 ये माइनस होगा, ऑफकोर्स ये इधर शिफ्ट हुआ था तब भी हम लोग को माइनस कर दिया था, 0.8 मीटर पर सेकेंड एंड 16 न्यूटन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इन अ रॉकेट, अभी रॉकेट वाला क्वेश्चन हम लोग ने रॉकेट प्रपल्शन पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg per second. This fuel is ejected from the rocket with a velocity of this. Force exerted on the rocket मतलब कौन से फोर्स का बात हो रहा है, F thrust, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है V/dm/dt, तो वेलोसिटी कितना है 60 एंड ये कितना है 1, सो आ जाएगा 60 न्यूटन। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट। ओ इधर हमारे पास 60 न्यूटन डायरेक्टली नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास इस किलोमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर सेकेंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो हम लोग को इधर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 60,000 न्यूटन। बिकॉज हमारा न्यूटन में क्या होता है, मीटर होता है, जो हमारा फोर्स क्या है m इंटू ए, तो m kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो न्यूटन के इक्वल होगा, इसके वजह से मीटर के टर्म्स में आएगा, तभी हम लोग न्यूटन के इक्वल बोल सकते। तो 60,000, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सिर्फ यूनिट्स अच्छे से देखना, मेरे जैसा मैंने भी ऊपर गलती कर दिया था यूनिट्स में, देन आई क्लिक हुआ, बट तुरंत होना इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सो आप अच्छे से क्वेश्चन करना। द रेट ऑफ मास of the gas emitted from the rear of a rocket is initially 20 kg per second. If the speed of the gas relative to the rocket is 800 meter per second and the mass of the rocket is 1000 kg, then the initial acceleration of the rocket is, first तो formula लिख दो, क्या था हमारा formula, acceleration is equal to initial
वी डी एम बाई डी टी माइनस एम जी बाय एम, करेक्ट। तो डायरेक्टली हम लोग इधर कर सकते हैं वी डी एम बाई डी टी एम माइनस जी। तो v कितना है हमारे पास 800 मीटर एंड डी एम बाई डी टी इज 20 एंड मास रॉकेट का इज 1000। तो इधर से ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 16 माइनस इधर 10 माइनस 10, सो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ 800 kg रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ so that exhaust speed is 1200 meter per second. Then calculate mass of the fuel burning per second to provide initial thrust to overcome its weight. देखो क्या दिया है हमारे पास, एक तो मास दे के रखा है रॉकेट का 800 kg, करेक्ट। स्पीड दे के रखा है 1200 मीटर पर सेकेंड एंड पूछा है मास ऑफ फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड, हमें पूछा है इस डी एम बाई डी टी टू प्रोवाइड इनिशियल थ्रस्ट टू ओवरकम इट्स वेट। ये चीज हमें पता है, एफ नेट इज इक्वल टू एफ थ्रस्ट माइनस एम जी। क्या बोला है, टू प्रोवाइड इनिशियल थ्रस्ट टू ओवरकम इट्स वेट, मतलब जो एफ नेट है हमारा वो 0 हो गया एंड जो एफ थ्रस्ट है वो इक्वल हो गया हमारा एम जी के साथ। सो ये क्वेश्चन में ये इधर देखो ये कंडीशन वही दिया हुआ है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एफ थ्रस्ट का फॉर्मूला वी डी एम बाई डी टी एंड एम जी, करेक्ट। इससे हम लोग डी एम बाई डी टी का वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास दूसरा सब वैल्यूज है 800 इंटू 10 एंड वी का वैल्यू इज 1200, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1280, तो 6 एंड 40, ये 3 एंड 20, तो आ जाएगा 6.67 कुछ मीटर kg पर सेकेंड, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया, बोला क्या है, इनिशियल थ्रस्ट इतना है कि वो उसके वेट को ओवरकम कर रहा है, मतलब इनिशियल थ्रस्ट ऑलमोस्ट वेट के इक्वल है, मतलब जो एफ नेट है वो 0 हो गया है इधर, करेक्ट। सो आई होप दिस इज वेरी अच्छे से समझाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज का ट्विस्ट है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ दिवाली रॉकेट इजेक्ट्स 0.05 kg ऑफ गैस पर सेकेंड एट अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। द एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज, फर्स्ट तो हम लोग को फोर्स ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट। देखो कैसे ढूंढते, एक्सिलरेटिंग फोर्स ही पूछा है डायरेक्टली हम लोग को, सॉरी मेरे को लगा एक्सिलरेशन, एक्सिलरेटिंग फोर्स ही पूछा है, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, एफ थ्रस्ट माइनस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, तो वी सॉरी तो आ जाएगा वी डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। तो वी कितना है 400, डी एम बाई डी टी 0.05 kg पर सेकेंड एंड हमारे पास मास देख के ही रखा है 0.05 इंटू 10, तो 0.5 हो जाता है। सो 400 इंटू 0.05, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, करेक्ट। ये 2 जीरो से ये माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 0.5 जो इक्वल टू 19.5 है, करेक्ट। तो हम लोग डायरेक्टली मान सकते हैं कि 20 ही है अप्रोक्सीमेटली। सो हमारा कितना हो जाएगा 20 न्यूटन जितना हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो टर्म्स है सब न्यूटन वाले ही है, सो ध्यान रखना। तो 20 न्यूटन इज द एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑफ द रॉकेट। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन है रॉकेट के ऊपर, आई वांट कि आप होमवर्क में ट्राई करो। ये बहुत इजी वाला है ये क्वेश्चन, वेरी इजी, बट ये थोड़ा सोचने वाला है। इसमें हमारे पास क्या है, हम लोग को एक्सीलरेशन ढूंढना है एट सम टाइम, तो इसके लिए ना हम लोग को फर्स्ट मास ढूंढना पड़ेगा उस टाइम पे, देन वी कैन डू फाइंड एक्सीलरेशन। तो मास एट कोई भी टाइम क्या होता है डी एम बाई डी टी इंटू डेल्टा टी, तो हमें ये मास मिल जाएगा, करेक्ट। ये मास मिल जाएगा, देन विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग एक्सीलरेशन ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, करेक्ट। सो ये मोस्टली आंसर बी आता है, एक बार आप खुद से करना है, बी आ रहा है देन आपको आ रहा है कैलकुलेट करना है, क्योंकि फॉर्मूलाज मैंने बता दिए, आपको सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है। नेक्स्ट, अभी हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे,
जो हम लोग ने अभी फर्स्ट लॉ मोशन कंप्लीट किया, सेकेंड लॉ किया, थर्ड लॉ किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे इतना सारा टाइप्स आता है वो सब किया, रॉकेट प्रपल्शन कंप्लीट किया। ना अभी हम लोग जाएंगे फोर्सेस, जो एक बॉडी पे नॉर्मली, मतलब अभी बॉडी पे तो बहुत सारा फोर्सेस लगता है बट हम लोग को है ना क्वेश्चंस इन 4 फोर्सेस पे, एक बॉडी पे ये 4 फोर्सेस लग रहा है उस पे ही आता है, जो हम लोग FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट। उसमें नॉर्मली ये 4 फोर्सेस बहुत फ्रिक्वेंटली लगता है, इसके वजह से पहले हम इन चारों फोर्सेस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। डिटेल में मीन्स आपको खुद को पता है ये सब चीजें, बट हम लोग सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज ये फोर्सेस आपको अच्छे से पता है। ओके, सो ये फोर्सेस डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग समझेंगे FBD कैसे बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, करेक्ट, वो भी कैसे एक इक्विलिब्रियम वाले केस में, नॉट सो इक्विलिब्रियम वाले केस में, सो वो समझेंगे। एंड देन थोड़ा इक्विलिब्रियम वाले केसेस का हम लोग सब टाइप का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे एंड विल एंड दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे, दैट इज जब इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस करेंगे एंड जो इक्विलिब्रियम में नहीं है उन पे फ्री बॉडी डायग्राम पे कैसे हम लोग को इक्वेशन लिखना है, सॉल्व करना है, वो सीखेंगे। सूडो फोर्स एंड फ्रिक्शन नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कल ही आ जाएगा। सो आज हम लोग किधर तक करने वाले, इस इक्विलिब्रियम तक का फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फोर्सेस। फोर्सेस मतलब कॉज ऑफ चेंज, फोर्स ये रहता है। तो कौन से फोर्स हम लोग पढ़ते हैं इज नॉर्मली, फर्स्ट इज वेट। वेट क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे एक्ट करता है उसको हम लोग वेट बोल देते हैं। एंड डायरेक्टली हम लोग को इसका फॉर्मूला भी पता है, F इज इक्वल टू mg, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑफकोर्स न्यूटन, यूनिट न्यूटन, डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के टूवर्ड्स सेंटर, अर्थ के सेंटर के टूवर्ड्स उसका डायरेक्शन रहेगा, ये चीज़ पता है हम लोग को। सो नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है ना, तो ये हमेशा पैर में रहेगा, ये चीज़ याद रखो। एक ऑब्जेक्ट, इस ग्राउंड के वजह से इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है एंड इस ऑब्जेक्ट के वजह से इस ग्राउंड पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। सो जब हम लोग कुछ भी चीज़ रखते हैं ना, उनके वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा एक नॉर्मल फोर्स लगता है। जैसे अभी इधर हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट को इधर स्टिक किया, तो इस ऑब्जेक्ट के वजह से वॉल पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है एंड इस वॉल के वजह से इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। सो ये हमेशा पैर में होगा एंड ये हमेशा क्या, कांटेक्ट में होगा। इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट होगा, मतलब अभी ये कांटेक्ट इधर है तो इसके परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन है। एंड अभी ये बहुत सारे जन को डाउट रहता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग हमेशा, अभी ये शायद बहुत जन को पता रहेगा, हम लोग n इज इक्वल टू mg कर देते, करेक्ट। हम लोग ये वाले n को नहीं लेते, ये बहुत जन का डाउट होता है, बिलीव मेरा भी ये डाउट होता था। सो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम लोग जब FBD बनाते हैं ना, वो एक ऑब्जेक्ट का बनाते, तो इधर ये ऑब्जेक्ट है ना, उस पर सिर्फ ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड पे लग रहा है, इसके वजह से हम लोग वो नहीं लेते थे। अगर हम लोग को FBD बोला रहता है ना ग्राउंड का बनाओ, तभी हम लोग वो वाला नॉर्मल रिएक्शन ऑफकोर्स लेते, ये वाला। बट हम लोग का हमेशा कंसर्न होता है ऑब्जेक्ट पर का जो फोर्सेस है वो लिखो, तो ऑब्जेक्ट पे ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लगता रहता है, ये वाला ग्राउंड पे लगता है ड्यू टू ऑब्जेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत समझा होगा। सो नेक्स्ट इज थर्ड फोर्स इज टेंशन। टेंशन क्या है, जो हम लोग अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हम लोग ने ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस किया है, मतलब जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने किया है, जो न्यू है उन लोग ने नहीं किया रहेगा। सो इसमें कभी भी एक स्ट्रिंग से या किसी रोप से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो उस रोप पे कुछ टेंशन लगेगा, जो अवे रहेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूर रहेगा, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा टेंशन फोर्स। ये हम लोग है ना फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तभी और क्लियर होगा। सिर्फ अभी फोर्सेस क्या क्या है वो समझो, ये फोर्सेस एक्चुअल में एक्ट कैसे होते हैं वो समझो। लाइक हमारा नॉर्मल वेट है, वो कैसे एक्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है, करेक्ट। सेकेंड जो पढ़ा इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, वो जब भी किसी प्लेन पे रखेंगे तो उस प्लेन या किसी ऑब्जेक्ट पे रखा तो उसके वजह से
जो उस सरफेस के वजह से जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स आ रहा है उसको नॉर्मल बोलेंगे, एंड उस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के वजह से नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स आ रहा है उसको नॉर्मल। दोनों टाइप नॉर्मल, एंड दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंड ये हमेशा पैर में ही आता है नॉर्मल रिएक्शन, कभी भी सिंगल या हम लोग नहीं बता सकते। एंड हम लोग क्वेश्चंस में सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन क्यों लेते, बिकॉज हम लोग जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट के वजह से या प्लेन के वजह से ऊपर जो फोर्स लगा है ऑब्जेक्ट का हम लोग मेनली एफबीडी लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दूसरा वाला लग रहा है वो दूसरे नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे या नीचे वाले प्लेन पे लग रहा है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। फोर्थ इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन के तरफ एक्ट होगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स का एक तो ये फॉर्मूला जान लो, एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एंड ये हम लोग के एक्स ये वाला पूरा फॉर्मूला हम लोग डिराइव नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि फोर्स का फॉर्मूला है माइनस के एक्स, एंड हमेशा फोर्स उसके मीन पोजीशन के तरफ लगता है। स्प्रिंग फोर्स लाइक अभी एक स्प्रिंग है, इधर दो मास लगाया है, तो इसका जो ये फोर्स है ना वो इधर लगेगा एंड इधर लगेगा, या फिर अगर हम लोग ने इसको कंप्रेस किया तो दोनों का फोर्स ऐसे लगेगा, बट दोनों को हम लोग ने ये किया एक्सपांड किया तो दोनों का फोर्स ऐसे लगेगा। तो ये हमेशा एक तो ऑपोजिट में लगता है दो ऑब्जेक्ट्स के, या फिर ऐसा बोल सकते कि मीन की पोजीशन के टूवर्ड्स इसका फोर्स लगता है। लाइक अभी हम लोग ऐसे लिया इसको, ये ऑब्जेक्ट है करेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि इधर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स करेक्ट, तो इधर भी देखो इसके मीन के टूवर्ड्स इसका फोर्स लग रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये और डिस्कस करेंगे हम लोग जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्प्रिंग फोर्स को बहुत डिटेल में समझते, बट इधर भी हमारे पास स्प्रिंग के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस आता है तो वो समझेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग ने फोर्सेस वगैरह पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग को ये चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायग्राम्स आते हैं, उनमें ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट फोर्सेस लग रहा रहता है, उनसे इक्वेशन बना के जो टर्म्स मिसिंग है उसको हम लोग को ढूंढना रहेगा करेक्ट। एंड जो हम लोग ने ऊपर 4 फोर्सेस पढ़े मोस्टली हर उसमें यही 4 फोर्सेस लगते रहते हैं। एक है फ्रिक्शन, वो पूरा हम लोग एक नया टॉपिक की तरह ही पढ़ते हैं, डिफरेंट टॉपिक की तरह। सो अभी हम लोग को समझना क्या है कि एक बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है वो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग एनालाइज करते हैं, उसका अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग बोल देंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। टेक द बॉडी सेपरेट फ्रॉम द सिस्टम, रिप्रेजेंट इट बाय पॉइंट। अभी समझो एक एग्जाम्पल से समझते। ये हमारा बॉडी है करेक्ट। अभी हम लोग को चाहिए कि इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो सब हमें देखने हैं, तो इस बॉडी को हम लोग ने एक पॉइंट की तरफ डिनोट कर लिया करेक्ट। उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो पहचानना है, एंड मोस्टली जो अभी मैंने बोला वो 4 फोर्सेस में से ही लगता रहता है, एक फ्रिक्शन फोर्स अलग आता है जिसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही जान लो कि हम लोग को एक बॉडी पे सब फोर्सेस दिखाने कैसे वो देखो, ये 4 फोर्स में से ही कुछ ना कुछ लगता रहता है। एक तो इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा करेक्ट, ये बॉडी पे स्ट्रिंग से अटैच है मतलब टेंशन फोर्स लगेगा, नॉर्मल नहीं लग रहा, कुछ प्लेन पे नहीं है इसके वजह से स्प्रिंग नहीं है इसलिए स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा, तो ये 2 ही फोर्स लग रहे करेक्ट। फिर क्या करना है, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस इन द वेक्टर फॉर्म, जैसे हम लोग ने बनाया उसको ऐसे लिख सकते हैं करेक्ट। अभी ये चीज़ तो हम लोग ने वेक्टर में ही सीखी है, 2 अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं करेक्ट, ये चीज़ पता है। फिर उस पर अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी जो इसमें अभी हम लोग को m मिसिंग रहेगा तो m ढूंढना है, अगर टेंशन ढूंढने को बोला तो वो ढूंढना है, एंड वैसे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट ट्विस्ट कहाँ पे आता है ये देखो, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें पता है a नेट 0 रहेगा, f नेट 0 रहेगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमारा इधर बोला है क्वेश्चन में कि इक्विलिब्रियम में नहीं है एंड कुछ एक्सीलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तो हमारा ये इक्वेशन नहीं चलेगा, हम लोग को दूसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा जो हम लोग सीखेंगे, पर वो बाद में। पहले हम लोग सब जो पढ़ने वाले इज ऑन बेसिस ऑफ
इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम एंड देन फोर्सेस कैसे ढूंढना है, कैसे हम लोग को एंगल में रहेगा कुछ एफ फोर्स, तो वो कैसे सॉल्व करना है वो सब देखेंगे फर्स्ट। बट सब हम लोग देखेंगे इन इक्विलिब्रियम वाला केस, नॉट इन इक्विलिब्रियम वाला केस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो अभी के लिए आप फोकस करो कि हम लोग जितना भी एंड क्वेश्चन बहुत जन को कंफ्यूजन अब भी रहेगा कि क्वेश्चन में क्या समझना क्या है। क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा कि इक्विलिब्रियम में है, एंड अगर नहीं दिया है तो देन एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ दिया रहता है। सो वो चीज़ का टेंशन मत लो आप। सो हम लोग अभी आगे बढ़ते, करेक्ट। अभी हमारे पास इक्विलिब्रियम में ये 3 केसेस है। सो अभी हम लोग को हर केस के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम देखना है। सो ये तो अभी हम लोग ने ऊपर किया। इसमें एक हमारा टेंशन लग रहा है T एंड इधर हमारा लग रहा है mg, करेक्ट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अभी हम लोग इसमें टेंशन का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 न्यूटन जितना आ जाएगा, करेक्ट। सो वेरी इजी। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट 6 kg पे लग रहा है, ऊपर टेंशन, नीचे mg एंड ये समझो ये T1 है तो दिस इज T2, तो नीचे हमारा इधर से T2 भी लग रहा रहेगा, करेक्ट। सो इस वाले में देखते, ऑब्जेक्ट है, इधर T2 लग रहा है एंड दिस इज mg, करेक्ट। एक स्ट्रिंग इधर से फोर्स लग रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के वजह से इस स्ट्रिंग पे ऐसे टेंशन भी लग सकता है। एक स्ट्रिंग पे एक ही टेंशन रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएगा। एक स्ट्रिंग पे एक ही टेंशन लगता रहेगा, मतलब ये पूरे स्ट्रिंग में T2 टेंशन ही रहेगा। सो ये आ गया तो हम लोग इसके हेल्प से T2 ढूंढ सकते हैं। T2 क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 30 न्यूटन। सो अभी इधर 30 न्यूटन डाल देंगे तो हम लोग को T1 का वैल्यू मिल जाएगा इजीली। T1 इज इक्वल टू T2 प्लस mg। हमारे पास T2 30 है एंड mg कितना 6 इंटू 10 60, तो हो गया 90। तो 90 न्यूटन इज द टेंशन इन T1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे ही ये क्वेश्चन करते सेम है, सेम टाइप का है, टेंशन मत लो। इसमें फर्स्ट 9 kg के वजह से mg लगेगा कुछ, करेक्ट, एंड ऊपर टेंशन लगेगा T1, करेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के वजह से इधर भी टेंशन लगेगा इक्वल टू T1 एंड mg तो लगेगा ही ऑफकोर्स, एंड इधर आ जाएगा हमारा T2 टेंशन। इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये स्ट्रिंग पे T2 टेंशन रहेगा, T1 टेंशन इधर T3 टेंशन इधर लगेगा, इसका mg तो रहेगा। सो अभी हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसमें T1 एंड mg लग रहा है, सो हम लोग को वैल्यू मिल गया T1 का इज 90 न्यूटन। वैसे ही सेकेंड ऑब्जेक्ट पे हमारे पास नीचे लग रहा है T1, इसके ऊपर लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऊपर वाले स्ट्रिंग पे T2 लग रहा है, तो T2 ढूंढ सकते हैं हम लोग बहुत इजीली। T1 प्लस mg तो कितना हो जाएगा, T1 हमारा 90 है, m 3 इंटू 10 30, तो हमारा 120 न्यूटन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में इधर 6 kg पे ऊपर हम इसके वजह से टेंशन इज T3 एंड नीचे ये स्ट्रिंग पे T2 टेंशन है, इसका ऑफकोर्स mg वाला। सो T3 इज इक्वल टू आ जाएगा T2 प्लस mg। T2 कितना है 120 न्यूटन प्लस mg कितना है 6 इंटू 10 60, तो आ जाएगा 180 न्यूटन। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आता है, ये बिलीव मी बहुत इजी है, प्रैक्टिस के साथ बहुत इजीली हो सकता है। बट ये सब कौन से केस का बात करें हम, जो इक्विलिब्रियम में है, जिधर एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी नेक्स्ट ये वाला m1 m2, ये क्वेश्चन है, देखो m1 m2 m3 आर एट रेस्ट, देन फाइंड नेट फोर्स ऑन m2। नेट फोर्स कितना होगा m2 पे, एक ट्रिक क्वेश्चन है। सो m2 पे हम लोग देख पा रहे, ये अगर समझो m2 है, इस पे नीचे के तरफ इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से ऊपर नॉर्मल लग रहा है कुछ, ये 1 ये 2 ले लो, करेक्ट। नीचे mg लग रहा है, करेक्ट। बट हम लोग को क्या पूछा है, नेट फोर्स पूछा है। अभी हम लोग को ये चीज़ पता है कि ये रेस्ट पे है, करेक्ट, एंड इक्विलिब्रियम में जितना भी रहेगा, इक्विलिब्रियम में जितने भी केसेस रहेंगे उन सबका नेट फोर्स तो हमेशा 0 रहेगा, करेक्ट। तो इधर हमारा नेट फोर्स कितना आ गया
0। ये रेस्ट में है, u इज इक्वल टू रेस्ट है, इससे हम लोग को समझ गया कि ये इक्विलिब्रियम वाला केस है। इक्विलिब्रियम वाला केस है तो इसका मतलब क्या, इसका नेट फोर्स इक्वल टू 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन द वर्क, इसके ऊपर फोर्स ढूंढना है, इस पे कितना हुआ, और ये v कांस्टेंट से चल रहा है। सो अभी फिर से ये ट्रिक क्वेश्चन ही है। v कांस्टेंट मतलब हमारा इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन हो गया, करेक्ट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्स F नेट हमेशा इज इक्वल टू 0 ही होगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसा नीट में भी एक क्वेश्चन आया है, देखो 3 blocks with mass m, 2m and 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on block m, the masses move upward at a constant speed v. What is the net force on the block of mass 2m? नेट फोर्स पूछा है तो क्या होगा, ये बोलो। स्पीड v से, कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब F नेट इज इक्वल टू 0। सो ए इज द करेक्ट। एंड नाउ द मेन कंफ्यूजन, बहुत जन को ये चीज़ कंफ्यूज करता है कि इस पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है ना, तो फिर हम लोग डायरेक्टली 0 क्यों बोल रहे हैं। पर जो भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है ना, जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो या फिर हमारा 0 हो वेलोसिटी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है। मतलब जितना भी फोर्स लग रहा है ना, सब बैलेंस्ड आउट होगा एंड जो नेट फोर्स आएगा ना, वो हमारा 0 होगा। सो आगे क्वेश्चंस आएगा जिसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, बट वो फोर्स लग रहा है और बोला है क्वेश्चन में, क्लियरली क्वेश्चन में बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन है, देन हम लोग को मान लेना है कि जो नेट फोर्स है वो 0 है, बट उस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ फोर्स लगता रहेगा। अगर उस क्वेश्चन में हम लोग को नॉर्मली नेट फोर्स पूछ लिया एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन है v कांस्टेंट या u 0, तो हम लोग डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग कुछ भी हम लोग डायरेक्टली 0 टिक करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो अभी हम लोग आगे और थोड़ा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हो। ऊपर वाला चीज़ क्लियर होगा आई होप कि जब भी हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है या 0 है, और हम लोग को पूछा है नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, देन ये 0 होगा। या फिर हम लोग को पूछा है नेट फोर्स या कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स पूछा है तो भी 0 होगा, नेट फोर्स का बात हुआ तो। एंड अगर हम लोग को सिर्फ पूछा है कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, वो हम लोग ढूंढ सकते हैं। उस पर ये बात नहीं है कि उस पर एक भी फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो बैलेंस्ड आउट होके इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा है। इसके वजह से हम लोग बोल देते हैं कि इसमें नेट फोर्स 0 है, मतलब नेट एक्सीलरेशन 0 है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियरली लिखा रहेगा कि v कांस्टेंट है या v 0 है, एंड देन हम लोग को नेट फोर्स ऐसा क्लियर वर्ड लिखा रहेगा क्वेश्चन में, एंड आपको पूछेंगे। सो ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अगर सॉल्व करोगे तो ऑप्शन में है, बट ये सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि इधर हम लोग को नेट फोर्स पूछा है, इसके वजह से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स 0 होगा। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते, इधर फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 10 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड। सो हम लोग FBD बनाएंगे। FBD में फर्स्ट हमारे ऊपर 50 न्यूटन जितना डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लग ही रहा है, करेक्ट। देन हमारा 10 kg का ऑब्जेक्ट है, हम लोग को क्या पूछा है, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल कैसे लगता है, ऐसे इधर भी लगता है, करेक्ट। अभी बहुत जन को ऊपर भी डाउट मैंने क्लियर किया कि बोलेंगे कि इधर भी तो नॉर्मल लग रहा है, पर हम लोग ये वाला नॉर्मल इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम लोग को ब्लॉक एंड ग्राउंड के बीच का कांटेक्ट फोर्स बोला है। तो ग्राउंड के वजह से जो ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ये n है, ना कि ये n किसके वजह से, ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के वजह से ग्राउंड पे लग रहा है, इसके वजह से ये n है। इन दोनों का वैल्यू सेम रहेगा ऑफ कोर्स, बट हम लोग को जिस बॉडी पे हम लोग ये बॉडी का FBD बना रहे हैं, तो इस बॉडी पे सिर्फ ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ना कि ये, इसलिए सिर्फ हम लोग ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लेंगे जो कि इसके इक्वली होगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन होता है बहुत जन को, मुझे भी था। सो फिर एक हमारा लग जाएगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर इसके हेल्प से हम लोग ढूंढ सकते हैं इजीली, हमारा नॉर्मल क्या आ जाएगा, mg प्लस 50, करेक्ट। तो
m कितना 10 इंटू 10 100 प्लस 50 तो आ जाएगा 150 न्यूटन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कॉन्टैक्ट, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है, जब तक इस पे बाहर से कुछ एक्सीलरेशन वगैरह नहीं लग रहा ना तब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसमें आप चेक कर सकते हो नेट फोर्स 0 ही है। देखो इधर हमारा n है वो कितना आ गया हमारा 150 न्यूटन इज इक्वल टू 100 प्लस 50 न्यूटन, तो नेट फोर्स इधर भी 0 ही लग रहा है। सो ये हम लोग को ऐसे हम लोग इसलिए सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज इससे हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि नेट फोर्स 0 है, एंड नेट फोर्स 0 है इसके वजह से हम लोग ऐसे सॉल्व कर पा रहे हैं। करेक्ट। तो ये चीज़ आपको जब एक्सीलरेशन वगैरह अलग से लगेगा तभी आपको और क्लियर होगा। बस अभी के लिए आप क्या करो, FBD बनाओ एंड सॉल्व करते जाओ जैसे हम लोग नॉर्मली करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक। सो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स। हमारा इस बार m मास पे S से फोर्स लग रहा है एंड ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड। करेक्ट। और हम लोग को पूछा है हम लोग को n ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, बहुत इजी है। इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे ताकि हम लोग को x एंड y एक्सिस में कुछ प्रॉपर फोर्स वगैरह मिल सके, कर सकते ये चीज़। तो इधर आ जाएगा f cos थीटा, इधर आ जाएगा f sin थीटा। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम का ही है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट हम लोग इक्विलिब्रियम वाले ही चीज़ें अभी सॉल्व कर रहे हैं। नीचे लगेगा हमारा mg। करेक्ट। तो अभी डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं n प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg, बिकॉज फोर्स इन y एक्सिस, तो एक एक्सिस का ही फोर्स हम लोग लिखेंगे, x एक्सिस को इधर इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज एक एक्सिस का फोर्स बैलेंस्ड आउट होता है, ये वाले का x का y के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये चीज़ हम लोग ने पढ़ा, ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, mg माइनस f साइन थीटा। वेरी इजी, आई होप दिस इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड वैल्यू ऑफ m। सिस्टम इक्विलिब्रियम में हमें m का वैल्यू ढूंढना है। सो क्या आ जाएगा, इधर हम लोग इजीली ढूंढ सकते हैं बिकॉज ये कुछ एंगल पे नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा टेंशन T1, इधर लगेगा mg जो कि इक्वल टू है 40 न्यूटन। करेक्ट। तो हमारा T1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। सो ये एक ही स्ट्रिंग है। करेक्ट। तो इधर जो लगेगा टेंशन वो भी इक्वल टू T1 ही होगा। करेक्ट। एंड इस ऑब्जेक्ट के वजह से क्या mg इधर mg ऐसे लगता रहेगा। करेक्ट। तो हमारा इसको ये कुछ एंगल पे लगने के वजह से ये T1 लग रहा है। सो इधर ये mg लग रहा रहेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इधर दो कंपोनेंट्स बनेंगे इसके वजह से। सो ये कंपोनेंट में इधर एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज ये देखो ये सेम लाइन पे आ रहा है, इसके वजह से इसका भी एंगल 30 डिग्री जितना होगा। फिर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा mg साइन थीटा 30 एंड इधर हमारा mg cos 30। करेक्ट। एंड ये हमारा नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वही। सो हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अभी हम लोग mg साइन 30 कितना हो जाएगा हमारा, साइन 30 इज हाफ, सो हम लोग mg/2 लिख सकते हैं एंड इधर हम लोग लिख सकते हैं √3 mg/2। करेक्ट। अभी हमारे पास T1 का वैल्यू है, T1 इज इक्वल टू mg/2 कर सकते हैं ना, सब एक एक्सिस पे है एंड ये एक एक्सिस पे। सो ये T1 इज इक्वल टू mg/2 कर सकते हैं। एक एक्सिस वाले को हम लोग साथ में लिख सकते हैं, वेक्टर में हम लोग ऐसा ही करते हैं। करेक्ट। अभी x एंड y एक्सिस दोनों को साथ में नहीं लिख सकते वेक्टर्स में, ये चीज़ हम लोग को पता है, राइट। तो T1 का वैल्यू कितना है 40 इज इक्वल टू m का वैल्यू ढूंढना है 10/2, तो ये 5 हो जाएगा एंड m का वैल्यू आ जाएगा 8 kg। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि हम लोग ने ये कैसे सॉल्व किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, इन दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन ढूंढना है। सो इधर पहले एक तो एंगल मान लो ये थीटा एंड दिस इज अल्फा। ओके, एंड थीटा के वजह से इधर mg लग रहा रहेगा एंड इधर एक कंपोनेंट, इधर हमारा दूसरा कंपोनेंट एंड इधर भी थीटा एंगल लग रहा रहेगा। करेक्ट। तो इस m1 के वजह से हमारा mg cos थीटा इस mg साइन थीटा
एंड इधर हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो इधर जो n आ गया हमारा वो इक्वल टू mg cos थीटा होगा एंड इधर जो t टेंशन है उसका हमारे पास वैल्यू इज t इज इक्वल टू mg sin थीटा, करेक्ट। एंड ये एक ही स्ट्रिंग होने के वजह से इधर भी t ही रहेगा, करेक्ट। एंड इसके वजह से भी इधर लग रहा रहेगा इज mg sin अल्फा एंड इधर mg cos अल्फा, करेक्ट। तो इधर भी t का वैल्यू आ गया mg sin अल्फा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग m1, ये m1 है, ये m2 है, m1g sin थीटा इज इक्वल टू m2g sin अल्फा लिख सकते इधर से g कट और हम लोग को रिलेशन मिल गया m1 एंड m2 का। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग को बस नॉर्मली एक जो ऑब्जेक्ट है उसका FBD बनाओ, अच्छे से उसका जो जो फोर्सेस है वो लिखो। अगर कोई फोर्स एंगल में है देन उसको x एंड y एक्सिस के कंपोनेंट्स में तोड़ो एंड देन इक्वल कर दो। पूरा एक एक्सिस वाले सब वेक्टर्स को इक्वल करो, जो पॉजिटिव में पॉजिटिव में लो, जो नेगेटिव में नेगेटिव में लो, एंड इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड m1 सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो m1 ढूंढना है। तो इधर हम लोग देख पा रहे m1g लगेगा टेंशन t1 के लिए, करेक्ट। ये सेम स्ट्रिंग होने के वजह से इधर भी टेंशन t1 रहेगा हमारा। ये ऐसे सेम स्ट्रिंग जा रहा है तो इधर भी हमारा टेंशन t1 रहेगा, बट t1 तो इधर हमारा टेंशन आ जाएगा 2t1 के इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 2t1 इज इक्वल टू 10 kg, ये हमारा mg हो जाएगा। तो 10 × 10 100, तो t1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 50 न्यूटन। अभी विद द हेल्प ऑफ t1, लाइक t1 इज इक्वल टू m1g, तो 50 इज इक्वल टू m1 × 10 कर देंगे तो m1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5 kg। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये चीज़ मैंने ऊपर भी बोला, एक स्ट्रिंग पे पूरा सेम टेंशन लगता रहता है, इसके वजह से इधर t1 लग रहा है, ये सेम स्ट्रिंग पे t1 ही रहेगा एंड इन दोनों का t1 के वजह से इधर टोटल टेंशन हमारा 2t1 जितना हो जाएगा। एंड देन हम लोग ने जैसे सॉल्व किया, दैट्स द क्वेश्चन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। बहुत ईजी है, आपको समझा रहेगा। नेक्स्ट, फाइंड थीटा एंगल मेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल, फाइंड टेंशन t इन द स्ट्रिंग। तो हम लोग देख पा रहे हैं इधर कुछ लग रहा है फोर्स F, करेक्ट। तो इसके वजह से इसमें कितना टेंशन है वो ढूंढना है। तो ये एक तो कुछ एक स्लैंट में है, इसको हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ते। तो आ जाएगा इधर एक कुछ एंड इधर एक कुछ एंड इधर थीटा है तो देन थीटा इधर रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा t cos थीटा एंड दिस विल बी आर t sin थीटा। एंड नीचे ऑफकोर्स हमारा mg तो लग ही रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली f इज इक्वल टू t sin थीटा लिख सकते। mg इज इक्वल टू t cos थीटा लिख सकते। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग को ढूंढना है t का वैल्यू। तो कैसे ढूंढेंगे? अभी इधर हमारे पास कुछ क्वेश्चन में है नहीं। सो अगर हम लोग के पास जो भी वैल्यूज दिया है उसके हेल्प से हम लोग बहुत इजीली इधर से हम लोग वैल्यूज ढूंढ सकते। f दिया रहेगा तो हम लोग t sin थीटा के हेल्प से थीटा से ढूंढ सकते हैं, या फिर mg इज इक्वल टू t cos थीटा से भी बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, हम लोग को समझना था कंपोनेंट्स में तोड़ना कैसे। अभी हमारे पास इधर वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज रहता तो देन विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन हम लोग सब जो भी टर्म्स है उसको ढूंढ सकते हैं बहुत इजीली। सो ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन विथ वैल्यूज हम लोग करेंगे बट कल करने वाले। सो आज के लिए हम लोग इधर एंड कर रहे हैं। हम लोग ने बहुत सारे FBD वाले क्वेश्चंस किए बट दिस आर लाइक बहुत कम, हम लोग इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले। बट आई वांट यू कि आप रिवाइज करके आओ इतना। मेन क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम एक ऑब्जेक्ट का कैसे बनाना है वो समझ गया, देन हम लोग क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में वो समझा रहेगा, वो अच्छे से समझो और अच्छे से समझने का कोशिश करो, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको बहुत इजीली समझ जाए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑफकोर्स जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब उस पर कुछ अलग से एक्सिलरेशन लग रहा है, जिस अलग से फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से जो F नेट है वो जीरो नहीं हो रहा है, वो चीज़ पढ़ेंगे। उसमें कैसे FBD करके इक्वेशन बना के सॉल्व करना है वो देखेंगे। एंड सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे ऑफकोर्स। सो अभी के लिए आई विल एंड दिस चैप्टर, एंड दिस लेक्चर, विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। सो बाय बाय।